पार्टी आप आपकी अपनी पार्टी पीपल्स में। इसका संविधान है, हाँ हाँ है एक आपको मिल जाएगी। संविधान, तो अब यहाँ थोड़ी लेकर आए हैं हम संविधान। हमने विजन डॉक्यूमेंट बना रखा, वो कॉपी दे देंगे आपको। आप अपना नाम लिखवा दिए, आपको भिजवा देंगे। आप क्या नाम है आपका? मेरा नाम किशोर लाल है। इनका नाम लिख लो आप, भानु जी। मेरे काउंसिल का प्रधान है तो। ठीक है जी, जरूर मिलेंगे। ओके जी, ओके, स्टार्ट, रोल। ओके, अभी मिलेंगे, अभी मिलेंगे। रणवीर चौहान जी, आपकी अपनी पार्टी पीपल्स के आज 5वां स्थापना दिवस है। वर्षगांठ है, स्थापना दिवस है। इस पे कुछ पार्टी ने कुछ घोषणा भी की है, कुछ तैयारी ऐसी करी है कि आने वाले इलेक्शन में उससे पब्लिक को फायदा हो। देखिए, पब्लिक को फ़ायदा, मैंने आपको बार बार कहा है कि इस देश की राजनीति को, पिछले 10 साल से जो देश की राजनीति लालच और फ्री की बात में चल रही है, उससे निजात दिलाने का हमारा काम है। और आपकी अपनी पार्टी पीपल्स मजबूती के साथ कदम बढ़ा रही है। क्या इस बार इलेक्शन निगम का जो MCD का आ रहा है दिल्ली में, उसमें आपकी फाइट हो रही है? हम बिल्कुल फाइट कर रहे हैं दिल्ली में। कितनी सीटों पे? अब सीटें तो अभी आपके सामने डिस्क्लोज करेंगे, पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको बताएंगे कि हम कितनी सीटों पर फाइट करें। और हमारा मकसद है कि ये भ्रष्टाचारी, दिल्ली की जो भ्रष्टाचारी निगम है और दिल्ली की झूठी और मक्कार सरकार है, इन दोनों के खिलाफ हमें अच्छी परफॉर्मेंस दें और दिल्ली में आपकी अपनी पार्टी पीपल्स की सभी निगम में मेयर स्थापित करें। जी, ये सिर्फ दिल्ली में ही आप लोग काम करेंगे या यूपी का? हमने पूरे देश, ऐसा है 2019 में हम पूरे देश में 57 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ चुके हैं। हमारा संगठन पूरे देश में काम कर रहा है, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बढ़ रही हैं। और BMC के लिए भी हमारा बहुत अच्छा काम चल रहा है। आज भी हमारा कार्यक्रम चल रहा है मुंबई में, धारावी में हमने एक डिजिटल लाइब्रेरी खोली, हमारे कार्यकर्ताओं ने, बहुत अच्छे से काम चल रहा है वहाँ भी। तो पूरे देश में काम चल रहा है पार्टी का। दिल्ली में आप केजरीवाल की बातें ज्यादा किया करते हैं। दिल्ली की सरकार, दिल्ली में एक वार्ड में 3 शराब के ठेके खोलने का उन्होंने प्रॉमिस किया है और उद्घाटन भी हो रहे हैं। क्या वो देश के लिए हितकारी है? देखिए, हमने तो आपको पहले ही कहा, ये RSS का एजेंडा है कि गरीब और दलित बस्तियों में जाके शराब और नशे की चीज़ें परोसी जाएं, ताकि वो गरीब अपने हक के लिए या अधिकार के लिए ना लड़ सकें। ये RSS के एजेंडे पे ही, जो हम कहते हैं कि BJP की B टीम है, आम आदमी पार्टी, ये शराब जो आबकारी नीति है उससे साबित होता है। भाजपा विरोध दिखा रही है जानबूझ के, और आबकारी नीति का समर्थन LG ने जब साइन किए हैं उस पॉलिसी पे, LG ने क्यों नहीं मना कर दिया कि हम इसको इम्प्लीमेंट नहीं करने देंगे? अगर आप एक वार्ड में 3 ठेके की बात करते हैं, हमने कहा कि जो गोलवालकर का जो वो है बुक है द बंच ऑफ थॉट्स, उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि गरीब बस्तियों को नशे के जाल में फंसा दो। तो ये आम आदमी पार्टी ऊपर से गरीब की बात करती है, लेकिन अंदर से इसने निक्कर पहनी हुई है खाकी, ये उसकी बात करते हैं। क्या अपनी गवर्नमेंट को भी वो खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं? जैसे कि जो प्राइवेट जो वाइन शॉप खुल रही है वो प्राइवेटों को दी जा रही है और गवर्नमेंट ठेके जो हैं उनको बंद किए जा रहे हैं। नहीं, गवर्नमेंट ठेके, जब आप एक वार्ड में 18 ठेके करेंगे तो वाइन पे जो एक्साइज ड्यूटी लगेगी वो थोड़ी आपने विड्रॉ कर ली है। शराब का ठेका बंद किया, सरकारी नौकरियां छीन ली हैं। शराब के ठेके बंद करने से सरकारी नौकरियां छीन ली गई हैं, लेकिन शराब की क्वांटिटी बढ़ाने से एक्साइज ड्यूटी आपको मिल रही है ज़्यादा, आपको ज़्यादा एक्साइज ड्यूटी मिल रही है उससे। क्या दिल्ली के लोगों को केजरीवाल साहब को ठेके देने चाहिए थे, या एजुकेशन देनी चाहिए थी, या फिर नौकरियां देनी चाहिए? ये बात मैं आपके माध्यम से दिल्ली की जनता से पूछना चाहता हूँ कि 29% वोट कांग्रेस का था, 14.5% BSP का वोट था। उन वोटर से पूछना चाहता हूँ जो इस दिल्ली में इस सरकार का समर्थक बने हुए हैं फ्री में। आज कोई भी राजनीतिक दल किसी वोटर के घर पे जाता तो वो पहले ये पूछता है। आपके सामने एक मानसिकता रखता हूँ मैं कि कोई भी राजनीतिक दल किसी गरीब के घर पे जाता है तो सबसे पहले गरीब आदमी पूछता है मुझे क्या दोगे। ये जो ट्रेंड बनाया गया है, ये इन्हीं सरकारों का ट्रेंड बनाया गया है और हम इन्हीं को वोट देके जिता रहे हैं। तो जब आपको नशे में डुबो दिया जाएगा तो इस देश की महिलाएं, अब इस दिल्ली की महिलाएं सोचें कि उनके परिवार आबाद होंगे या बर्बाद होंगे। चौहान साहब, जैसे कि दिल्ली के अभी स्कूलों को खोलने की दिल्ली सरकार बात कर रही है और बच्चों के माता पिताओं से अंडरटेकिंग मांग रही है कि आप लिख के दीजिए
कि बच्चे आप अपनी मर्जी से स्वेच्छा से भेज रहे हैं, तो क्या ऐसे में बच्चों की जान की जोखिम की जिम्मेवारी दिल्ली सरकार की होनी? देखिए, हेल्थ किसी भी आदमी की, इस देश का जो भी नागरिक है, उसकी जान माल की सुरक्षा किसके जिम्मा है? उसकी हेल्थ की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की जिम्मेदारी होती है। हेल्थ स्टेट जो लिस्ट है उसका पार्ट है, तो उन लोगों को जिम्मेदारी सरकार की है, ना कि पेरेंट्स की। अगर सरकार एजुकेशन से बचना चाहती है, सरकार बच्चों को एजुकेशन नहीं देना चाहती, इसलिए गरीब आदमी और जो उनके माँ बाप है, पेरेंट्स है, उनको डराना चाहती है ताकि वो अपने बच्चों को स्कूल ही ना भेज सकें। जिम्मेवारी से पीछे हट रही है सरकार माँ बाप से अंडरटेकिंग लेके? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है गरीब लोगों के खिलाफ, गरीबों की शिक्षा को छीनने का। बाबा साहब ने कहा कि शिक्षित बनो, जो पहला ही नारा था बाबा साहब का, जो स्लोगन है, उसको छीनने के लिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाई गई है। एक आखिरी सवाल है सर कि एक आखिरी सवाल है सर, केजरीवाल सरकार जो है वो फुल बहुमत में है, आपकी अपनी पार्टी यानी आपकी पार्टी जो है, आप रामवीर चौहान जी की पार्टी कैसे आएगी दिल्ली में? ये रामवीर चौहान की नहीं है, ये दिल्ली के गरीब जनता की भावनाओं से उपजी हुई पार्टी है और दिल्ली के गरीब लोगों को जगाने का काम किया है। मैं भी एक वर्कर हूँ। हम पार्टी सभी लोगों से बनी है, एक आदमी से पार्टी नहीं बनती। दूसरी बात, हमने 4 साल का सफ़र तय किया है इसी दिल्ली की गलियों में घूम के, और हमें डर नहीं लगता। जब आरएसएस 90 साल इंतजार कर सकती है, तो हमें 2-4 साल इंतजार करने में 2025 तक हम आपको दिखा देंगे कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी का सफाया हो चुका है। राष्ट्रीय पार्टी बीएसपी है सर, एक हाँ बता, मैं जवाब दूंगा, बताओ मुझे उठाना। अच्छा हाँ बताइए। बार जी। तीसरी राष्ट्रीय पार्टी बीएसपी है, वो अभी तक दिल्ली में अपना परचम लहरा नहीं पाई है, तो आपकी अपनी पार्टी कैसे करेगी? देखिए, मेरी बात सुनिए कि जिस पार्टी की आप बात कर रहे हैं, पार्टी बार्गेनिंग करने के लिए नहीं बनती पार्टी। अगर काशीराम जी के पैटर्न पे काम किया होता तो आज आपको अपनी प्रॉपर्टी बचाने के लिए लड़ाई नहीं लड़नी, बार्गेनिंग नहीं करनी पड़ती पर्दे के पीछे से। आप पर्दे के पीछे से बार्गेनिंग कर रहे हैं, इस दलित समाज को गुमराह कर रहे हैं आप। इनको साफ साफ बोलो, इनके लिए संघर्ष करो, सब कुछ त्याग करके सड़क पे आओ। और सर कांग्रेस भी क्या आपने पिछले सुनो, सारे देश में ये हवा है कि 2014 में भाजपा के राष्ट्रीय जो अभी अध्यक्ष थे कुछ दिन पहले, उन्होंने धमकी दी थी कि अगर आप घर से बाहर निकलोगे तो आपको जेल डाल दिया जाएगा। उसी जेल में डालने की डर की वजह से पिछले 8 साल में ये जो संघर्ष है ये कहीं हुआ नहीं, ये बंद है डब्बे में। इस देश के वोट तंत्र पर धन और बाहुबल हावी है। जब धनतंत्र लोकतंत्र पर हावी है, उस दौर में आपकी अपनी पार्टी पीपल्स अपने 4 साल के संघर्ष का इतिहास आपके सामने रखती है। साथियों, ये लोग जो मंच पर बैठे हैं या जो मंच के सामने बैठे हैं, ये सही मायने में कर्म योद्धा हैं जो इस धनतंत्र के बल पर लड़े जा रहे लोकतंत्र के चुनाव को के बीच में से एक रास्ता तय कर 4 साल तक यहां पहुंचे हैं। साथियों, पिछले 10 साल का अगर आप इस देश का राजनीतिक जीवन देखेंगे, भारत का 10 साल का अगर राजनीतिक जीवन देखेंगे, तो 10 साल के राजनीतिक जीवन में आपको नजर आएगा कि वोटर को भिखारी बना दिया गया है। हर आदमी एक नया प्रोजेक्ट लाता है, कोई लैपटॉप फ्री देने की बात करता है, कोई टीवी फ्री देने की बात करता है, कोई बिजली फ्री देने की बात करता है, कोई पानी फ्री देने की बात करता है। तो क्या ऐसे दौर में जब फ्री की राजनीति चल रही है, इस देश में हावी हो रही है पिछले 10 साल से, तो क्या कोई नई पार्टी, नया राजनीतिक दल या गरीब लोग अगर भारत में राजनीति में हिस्सेदारी करना चाहें, तो क्या आपको इस देश के गरीब लोगों को, जो इस देश के 80 करोड़ लोग आज राशन की लाइन में लगे हुए हैं, क्या कभी वो राजनीति करने के बारे में सोच सकते हैं? ऐसा नहीं है। लागू की गई जिसका नाम है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी,
और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या है। अभी हम एक मीटिंग में थे तो मीटिंग में पता चला कि एक महानुभाव को आसाम के कुछ जिलों को जिम्मेदारी दे दी गई है। और देखो ये सरकारें कैसे काम करती है, मैं आपके सामने ये बात रखूंगा, आपके सोचने का विषय है ये। उन्होंने कहा कि जितने भी सरकार के स्कूल हैं, भारत सरकार एक प्रोजेक्ट लेके आई है कि सारे सरकारी स्कूलों को पीपीपी स्कीम में डाला जाएगा, पब्लिक पार्टनरशिप स्कीम में डाल दिया जाएगा। और उस स्कीम में डाल के क्या होगा कि प्राइवेट जो बिजनेसमैन हैं स्कूलों को खरीदेंगे, उनको एक हर स्कूल की बोली लगाई जाएगी, 4 करोड़ 2 करोड़ 20 करोड़, और स्कूल की बोली लगा के वो स्कूल पूंजीपति को हैंडओवर कर दिया जाएगा। उस स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर, सारा जमीन उसको दे दी जाएगी। और सरकार और क्या कहती है, केंद्र सरकार कहती है कि हम ऐसे पूंजीपतियों को 2000-3000 बच्चे फ्री दे रहे हैं जो फीस देंगे उनको। तो क्या आपने ऐसी सरकारों को चुना है 5 किलो राशन के लिए जो आपके बच्चों का भविष्य खत्म करना चाहती हैं? जो सरकारें आपके बच्चे की एजुकेशन छीन के आपके बच्चे को 5 किलो राशन की लाइन में लगाना चाहती हैं, जो सरकारें फ्री की सर्विसेज देंगे आपके संसाधनों को छीनना चाहती हैं, इस तरह की सरकारें हमने चुनी। हमने कहा कि इस देश में अलग अलग दौर की अलग अलग राजनीति हुई। एक राजनीति वो थी जिसमें इन्होंने कहा कि जातियां हावी हो गई हैं। उन्होंने कहा कि जातियों की राजनीति चली है, जो 80 से लेकर और 90 के दौर तक जाति की राजनीति की इन्होंने बात की। उस 90 के दौर के बाद देश में राजनीतिक उथल-पुथल की बात रही, और आज जब सबका साथ सबके विकास की बात थी तो विकास तो किसी का हुआ ही नहीं, साथ कुछ ही लोगों का था। देश के प्रधानमंत्री बड़े जोरों शोरों के साथ बोलते हैं कि मैं जिन लोगों के साथ खड़ा हूं, 4 पूंजीपति हैं या 2 पूंजीपति हैं, मैं उनको छिपाता नहीं हूं। ऐसी क्या बात है कि अडानी पूरे एशिया का सबसे अमीर आदमी बन गया और भारत पूरे वर्ल्ड में सबसे गरीब देश बन गया। बांग्लादेश जैसे देश से हम लोग पिछड़ गए। हमने कहा हम ऐसी राजनीति जहां धनतंत्र हावी है, हम उसी दौर में से एक राजनीति निकाल के लाएंगे। हम इस देश में वी द पीपल की राजनीति करेंगे, हम भारत के लोग की राजनीति करेंगे। इस देश में आपकी अपनी पार्टी पीपल्स एक नई राजनीति लाना चाहती है। हम ये बात करते हैं कि अगर इस देश का प्रधानमंत्री इतना डेयरिंग है, वो कहता है ये तो बहुत शक्तिशाली आदमी है, तो मैं आपके सामने रखता हूं कि अगर डेयरिंग प्रधानमंत्री हैं तो भारत की संसद में कास्ट एबोलिशन एक्ट लेके आओ। अगर आप भारत का विकास चाहते हो तो इस देश में कास्ट एबोलिशन एक्ट लेके आओ। कास्ट एबोलिशन आएगा तो इस देश का हर आदमी बराबरी में होगा, गैर बराबरी में नहीं होगा। सब लोग भारत के नागरिक होंगे, कोई किसी जाति का नेता और किसी पंथ का नेता नहीं होगा। अगर प्रधानमंत्री जी में इतनी हिम्मत है तो कास्ट एबोलिशन एक्ट पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करें। आपकी अपनी पार्टी पीपल्स इस लालच के दौर से संघर्ष करती हुई आज 5वें साल में प्रवेश कर रही है। हमने दिल्ली में जो एक बहरूपिया बैठा हुआ है, जो दिल्ली के लोगों को गुमराह कर रहा है, हमने मोहल्ला क्लिनिक की सच्चाई लोगों के सामने दिखाई। हमने दिल्ली में पोल खोल अभियान चलाया और उसमें बताया कि 208 मोहल्ला क्लिनिक जिनमें मवेशी बैठे रहते हैं, जिनमें जो नशे करने वाले बच्चे हैं वो बैठे रहते हैं, और मोहल्ला क्लिनिक कोरोना काल में फेल था। हमने अभी सदस्यता अभियान चलाया पार्टी का, पता चला कि दिल्ली में डेंगू से भरमार मौतें हो रही हैं। डेंगू के नाम पे प्राइवेट नर्सिंग होम लोगों को लूट रही हैं, लेकिन सरकारी अस्पताल इसलिए
अस्पताल में गरीब लोगों की एंट्री बंद थी कोरोना के नाम पे। ये सरकारें आपको सुविधाएं नहीं दे पा रही हैं, आपको हेल्थ सर्विसेज नहीं दे पा रही हैं, और वो किसी ना किसी बहाने से गरीब लोगों का शोषण करने के लिए बिजली पानी की बात करते हैं, आपके अधिकारों की बात नहीं करते, आपके अधिकारों को छीनने की बात करते हैं। हमने जब पोल खोल अभियान चलाया तो हमने कहा कि दिल्ली के ये बहरूपिया मुख्यमंत्री ये बताएं देश को कि जो महिला नौकरी करती है उसके लिए तो फ्री बस पास है, या जो बस में डेली ट्रेवलिंग करती है, लेकिन जो महिला घर में काम करती है उसके लिए आपने क्या ऑफर किया था? जो महिला घर में काम करती है उसके लिए क्या ऑफर किया? अगर आप फ्री की राजनीति करते हैं तो उन महिलाओं के लिए क्या है? इसका कोई जवाब नहीं। और पंजाब में जाके क्या बोल रहे हैं? 1000 रुपये प्रत्येक महिला को हम देंगे। आप पूरे देश में इस देश के वोटर को लालची बनाना चाहते हैं। अगर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर कहते हैं कि मैंने तुम्हारे हाथ में हथियार दे दिया है, अपने घर की दीवारों पे लिख दो कि हमें इस देश का हुक्मरान बनना है, हमें इस देश का हुक्मरान बनना है, लेकिन उसके बाद इस देश में एक और महापुरुष हुए जिन्होंने कहा कि बाबा साहब ने बोल दिया कि हुक्मरान, गरीब लोगों को हुक्मरान बनना है, लेकिन जब हम वहां जाते हैं तो गरीबों की तो दीवारें ही नहीं है घरों में, वहां तो झोपड़ियां हैं, ऊपर छत बने, ऊपर घास फूस पड़ा हुआ, दीवारें नहीं है, लिखे कहां इबारत? उनका सीधा मकसद था कि गरीब लोगों के पास ना एजुकेशन है ना सिस्टम है, वो किस जगह इबारत लिखेंगे? उनको यही नहीं पता कि जो अधिकार आपको दे दिया गया इस अधिकार की अहमियत है। आज इस देश का गरीब आदमी, उसको लालच की तरफ धकेल के इस देश के लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। और बहुत सारे हमारे साथी, बहुत सारे संगठन बार बार बात करते हैं संविधान बचाओ, संविधान बचाओ। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि बिना संगठित हुए, बिना एक बड़ा प्लेटफॉर्म दिए हुए, क्या अलग अलग धपली बजा के, और जब आपको लालच दे दिया जाएगा मंत्री पद का, आपको संतरी और मंत्री का लालच दे दिया जाएगा, एक गाड़ी दे दी जाएगी और 10-12 लोगों की सिक्योरिटी के लिए आपको चंदा दे दिया जाएगा कि आपको मीडिया दिखाता रहे बार बार, तो क्या इससे संविधान बचेगा? इससे संविधान बचेगा? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि संविधान बचाने के लिए जमीन पे पैर रगड़ने पड़ेंगे, एड़ियां रगड़नी पड़ेगी, चलना पड़ेगा जमीन पे। हमें इस बात से कोई गुरेज नहीं है। 4 साल में हम कहां चले? 4 कदम हमने आगे बढ़ाया और हम इस धनतंत्र की राजनीति में अपना रास्ता बनाकर आपकी अपनी पार्टी पीपल्स लगातार संघर्ष करते हुए यहां तक पहुंची। आज स्थापना दिवस के अवसर पर मैं आप सब लोगों के बीच में ये बात रखता हूं कि हमने पार्टी के विजन डॉक्यूमेंट में ये बात कही। हम कहते हैं कि हम इस देश में कास्ट एबोलिशन एक्ट लेके आएंगे। इस देश में कास्ट एबोलिशन एक्ट हम लेके आएंगे, नहीं तो सरकारों को मजबूर करेंगे कि कास्ट एबोलिशन एक्ट लेके आए। और जब कास्ट खत्म होगी तो 2 क्लास बनेगी इस देश में, एक गरीब और एक अमीर। और गरीब और अमीर की जब क्लास बनेगी तो गरीब के पास वोट की ताकत ज्यादा है, गरीब के पास वोट की ताकत ज्यादा है। वो इन धन्ना सेठ, ये जो धन्ना सेठ हैं, जिनको कुछ पिछले 10 साल की राजनीति में सरकारों का काम सिर्फ पूंजीपतियों की रक्षा करना है, आप लोगों की रक्षा करना नहीं है। अडानी वर्ल्ड का सबसे अमीर आदमी बन जाता है, लेकिन भारत के लोग सबसे गरीब लोग हो जाते हैं पूरे। अगर आप लिस्ट देखेंगे तो गरीबी की रेखा में 121वें नंबर पे हम पहुंच गए हैं। 121वीं रैंकिंग है भारत की पूरे वर्ल्ड में। भुखमरी में तो हम उससे भी ज्यादा हालत खराब है हमारी। और इसी देश में अडानी भी रहता है, इसी देश में हम लोग भी रहते हैं। उसकी धन संपदा कैसे बढ़ी, क्यों बढ़ी उसकी? क्योंकि ये राजनीतिक दल सिर्फ उनकी जेब में बैठे हुए हैं। ये राजनीतिक दल धन्ना सेठों की जेब में बैठकर सिर्फ उनकी सुरक्षा कर रहे हैं, आपकी सुरक्षा नहीं कर रहे हैं। और जब हम लोग काम करते हैं तो इस देश की संसद में जब लोकसभा में डिबेट चली तो भाजपा के एक नेता ने कहा
भाजपा के नेता से पहले कांग्रेस के नेता की बात करता हूं। कांग्रेस के नेता ने कहा कि हमारी ब्रांडिंग कमजोर थी। अब आपको चीजें बताता हूं कैसे इस देश में धनतंत्र हावी होता है। कांग्रेस के नेता ने कहा कि हमारी मार्केटिंग कमजोर थी, तो उसके सामने भाजपा का नेता जवाब देता है कि हमारा प्रोडक्ट दमदार था। जब भारत के संसद में लोकतंत्र में प्रोडक्ट और मार्केटिंग की बात होगी तो पूंजीपति ही राज करेंगे। लोकतंत्र नहीं है ये, जनता का तंत्र नहीं है ये संसद में बैठने वाले नेताओं की भाषा बता रहा हूं मैं आपको। अगर राहुल गांधी कहता है हमारी मार्केटिंग कमजोर है, इसका मतलब वो पूंजीपतियों के लिए काम करता है। और सुषमा स्वराज कहती है कि हमारा प्रोडक्ट मजबूत है। तो आप तो प्रोडक्ट बेच रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं। ये लोकतंत्र थोड़ी है, ये पार्टिसिपेशन थोड़ी है। तो इस देश की जनता को जगाने की जरूरत है, इसके लिए जरूरत थी। इसलिए हमने आपकी अपनी पार्टी पीपल्स का गठन किया और 4 साल में लगभग हम 2019 में पहला चुनाव लड़े तो दिल्ली के मुख्यमंत्री को बड़ा दर्द शुरू हुआ कि गरीब लोग इकट्ठा ना हो जाए, हमारी पोल ना खोल दें। उन्होंने फटाफट इलेक्शन कमीशन में जाके ऑब्जेक्शन फाइल किए कि ये आपकी अपनी पार्टी, आप नाम बनता है और इस पर तो हमारा कॉपीराइट है। दिल्ली के बहरूपिया मुख्यमंत्री बोलने लगे हमारा कॉपीराइट है इस पे। हमने कहा भाई नाम पे कैसे कॉपीराइट हो सकता है आपका। हमने इलेक्शन कमीशन में जाके अपनी बात रखी और इस दिल्ली के झूठे मुख्यमंत्री को वहां पे इलेक्शन कमीशन में हरा के आपकी अपनी पार्टी पीपल्स को हम रजिस्टर्ड करा के लाए। इसके बाद कोर्ट में चले गए। कोर्ट में जाने के बाद फिर वही तमाशा कि जी ये तो आपकी अपनी पार्टी हमारे नाम से मिलती जुलती पार्टी है। ये नाम का डर नहीं है, ये गरीब लोगों के संगठित होने का डर है कि गरीब लोग संगठित होकर राजनीति ना करें। उनकी राजनीति को रोकने के लिए, गरीब लोगों की राजनीति को रोकने का डर था जो इनको इलेक्शन कमीशन में लेके गया, हाई कोर्ट लेके गया। उसके बाद अगर हमें टॉर्च सिंबल अलॉट हुआ तो टॉर्च सिंबल के खिलाफ भी दिल्ली का मुख्यमंत्री चला गया। अखबारों में लड़ाई चल रही है कि जी टॉर्च सिंबल क्यों मिला इनको। हम कहते हैं भाई झाड़ू और टॉर्च में तो बहुत अंतर है, लेकिन मुझे लगता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री की आंखें चौंधिया गई है, वो टॉर्च की रोशनी ज्यादा लगी है तो उसको झाड़ू और टॉर्च में अंतर नजर नहीं आया। मैं दिल्ली के लोगों से पूछना चाहता हूं कि ये जो मुख्यमंत्री है पंजाब में भी टॉफियां बांट रहे हैं, उत्तराखंड में टॉफियां बांट रहे हैं, तो दिल्ली के लोगों को कोरोना में ऑक्सीजन क्यों नहीं मिल पाई। मैं आपसे सवाल करता हूं कि हमने अपने बहुत सारे प्रियजनों को खोया है। दवाई हॉस्पिटल में जगह नहीं मिल पाई, ऑक्सीजन नहीं मिल पाई लोगों को, और ये कहते हैं हम वर्ल्ड क्लास सिटी में रहते हैं। ये दोनों सरकारें, केंद्र की और राज्य की सरकारें, गरीब लोगों की आंख में धूल झोंकना चाहती हैं फ्री के नाम पे। अगर हम मार्केट में जब हमने सदस्यता अभियान चलाया तो एक किराएदार आके रोने लगा कि जी मकान मालिक 10 रुपए यूनिट मेरे से बिजली के लेता है। अगर एक मकान मालिक का 1 मीटर लगा हुआ है, उसमें 10 किराएदार हैं, तो 200 यूनिट पार होंगी या नहीं होंगी। वो 10 रुपए के हिसाब से चार्ज करता है एक किराएदार से। आपने कभी सवाल नहीं उठाया कि जी हमें तो फ्री मिलती नहीं है बिजली। किसी ने सवाल उठाया? नहीं उठाया सवाल। हम सवाल उठाते हैं तो लोगों को लगता है इनके पास तो आदमी नहीं है। आप लोग लालच की राजनीति में फंसे हुए हैं। पूरे भारत को लालच की राजनीति में फंसा रखा है इन लोगों ने, कहीं उज्ज्वला के नाम पे, कहीं बिजली के नाम पे, कहीं पानी के नाम पे। लेकिन आपसे मैं पूछना चाहता हूं, आपकी अंतरात्मा क्या कहती है? अगर आपका बेटा 20,000 की नौकरी करता तो क्या वो 400 रुपए का बिल नहीं भर सकता था? क्या वो 500 रुपए की बिजली का बिल या पानी का बिल नहीं भर सकता था? आपके बेटे को 20,000 रुपए की नौकरी से वंचित करके आपको 400 रुपए की बिजली देने का ये लोग काम कर रहे हैं। आपका 20,000 रुपए छीन के आपको 400 रुपए का लालच दे रहे हैं और आप लोगों की समझ में नहीं आती है बात। लेकिन हमने भी ठान रखी है, जब आरएसएस 15 लोगों द्वारा बनाई गई, 15 लोगों ने 6 महीने तक मंथन किया, आरएसएस को बनाया, और उससे 1 साल पहले मैं आज आपके सामने एक बात और करता हूं।
कि आरएसएस को 15 लोगों ने बनाया, आज उसके लोगों ने कब्जा कर लिया पूरे देश पे। और उससे 1 साल पहले इस देश के महान व्यक्ति ने समता सैनिक दल बनाया था, आज वो समता सैनिक दल उन्हीं आरएसएस के लोगों से अवार्ड लेता है। इससे बड़ी शर्म की बात और दुर्भाग्य क्या हो सकता है हम लोगों को, कि आपको तो संघर्ष करने की बात की थी बाबा साहब ने, आपकी अपनी पार्टी पीपल्स ये नहीं कहती कि बाबा साहब ने कहा कि व्यक्ति पूजा मत करो, आप उन आचरणों पे काम करो, उन शिक्षाओं पे काम करो। आपने तो अगर जब व्यक्ति पूजा ही शुरू करवा दी, तो जिन लोगों के खिलाफ लड़ाई थी, जिस सिस्टम के खिलाफ आप लड़ना चाहते थे, आपकी लड़ाई तो फेल हो चुकी है। ऐसे मौके पर आपकी अपनी पार्टी पीपल्स इस संघर्ष को जारी रखेगी और हम साधन वाले लोगों को, मैं आज आपके सामने आपकी अपनी पार्टी पीपल्स की तरफ से ये घोषणा करता हूं कि ये जो साधन संपन्न लोग हैं ना, इनके पास पैसा हो सकता है लेकिन वोट नहीं है इनके पास। अगर हम सारे गरीब लोगों को जगा देंगे और इनको बताएंगे कि तुम्हारा लालच किस तरीके से इन्होंने कूट कूट के भरा है, तो इस लालच को खत्म करके हम दिल्ली नहीं देश की सत्ता पे भी काबिज होंगे। और देश की सत्ता पे काबिज होंगे, आपकी अपनी पार्टी पीपल्स इस देश में कास्ट एबोलिशन एक्ट इंट्रोड्यूस करेगी ताकि हर गरीब को हक मिल सके, गैर बराबरी की व्यवस्था खत्म हो सके। जब आप गैर बराबरी की व्यवस्था की खत्म करने की बात करते हैं लेकिन संसद में आप आवाज नहीं उठाते हैं, आपके 12 एमएलए 135 एमपी संसद में मुंह पे टेप लगा के बैठते हैं, क्यों नहीं आवाज उठाते आप? हम भारत के लोग हैं तो वी द पीपल ऑफ इंडिया, हमने अपनी जो विजन डॉक्यूमेंट है उसका नाम दिया वी द पीपल ऑफ इंडिया। हम उस दिशा में काम कर रहे हैं। इस देश में जो गैर बराबरी है वो गैर बराबरी जातियों की नहीं है, इस देश में गैर बराबरी है साधनों की। एक आदमी के पास 10,000 करोड़ रुपए हैं, एक आदमी के पास 10,000 करोड़ रुपए हैं और एक आदमी 10,000 रुपए नहीं कमा पा रहे हैं। और उस 10,000 करोड़ के आदमी ने क्या कर रखा है कि ये 10,000 वाले लोग जो हैं ये संगठित होकर मेरे 10,000 करोड़ ना छीन लें, इसलिए उसने जातियों का जाल बुन रखा है। इसलिए उसने जातियों का जाल बुन के ताकि ये संसाधनों के बंटवारे की बात ना कर सके, ये संसाधनों के बंटवारे की बात ना कर सके, इसलिए जातियों का जाल लगातार बनाया गया है। हम आपसे इस सिस्टम से निजात दिलाने के लिए आपकी अपनी पार्टी पीपल्स आप लोगों के भरोसे के साथ और इस स्थापना दिवस पे आज ये घोषणा करके जाती है कि हम इसके लिए पूरे देश में एक संघर्ष शुरू करने जा रहे हैं। देश की हर विधानसभा में हम ये कार्यक्रम लेके जाएंगे कि इस देश में कास्ट एबोलिशन एक्ट लागू किया जाए।